नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं AK सिंह जी से, जो कि सोशल वर्कर हैं, RTI कार्यकर्ता भी हैं और पिछले 8-10 सालों से नगर निगम के द्वारा किए गए कार्यों पर काफ़ी स्टडी भी की हुई है। तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले नगर निगम से संबंधित, तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि नगर निगम कर्मचारियों के जो अपॉइंटमेंट हुए थे, उसमें भाई भतीजावाद का आरोप लगा था, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो आरोप लगे हैं मैम वो 100% फैक्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी। नगर निगम में भाई भतीजावाद शुरू से ही है। अगर आप डिटेल में भी जाएँ तो बाकायदे पिता से लेके उनके पुत्र कंटिन्यू मतलब 3-4 पीढ़ियों से लगातार नगर निगम में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं लोग। ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे पैदा हुए और उनके अपॉइंटमेंट में नाम आ गया नगर निगम में, क्यों नौकरी करने लगे। कुछ 2 साल के हैं, कुछ 4 साल के हैं, कुछ 10 साल के हैं, कुछ मतलब भाई भतीजावाद के लिए सबसे अच्छा जगह नगर निगम है, जिसमें कि सबको पता है। इनफैक्ट कि जबलपुर की जनता को भी ये चीज़ पता है और वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी पता है कि नगर निगम में लगातार भाई भतीजावाद अभी भी चले आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था और अभी आ गया है, ये कंटिन्यू शुरू से ही आते हैं भाई भतीजावाद। और जो जनप्रतिनिधियों के लोग होते हैं वो हमेशा शुरू से ही चले आ रहे हैं इसमें कि कैसे भी। एक मदन पटेल है नगर निगम में, तो उनकी तो पूरी फैमिली यहाँ पे, मतलब उनके घर से मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन जो स्टडी किया 15 से 20 लोग हैं उनके परिवार के, जिसमें तो कई जो अपॉइंटमेंट के समय 2 साल के थे, 4 साल के थे, 17 साल के थे, 13 साल के थे, और सब इंजीनियर हैं। मतलब ऐसे भी नहीं कि 2 साल में उन्होंने इंजीनियरिंग, भाई वो ऐसे परिवार से हैं कि वो 10 साल में इंजीनियरिंग पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके नगर निगम नौकरी में आ जाते हैं और वो बाकायदे नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो लगातार। जैसे कि आपने भी बताया कि ये बात सबको पता है, तो किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई अब तक? देखिए मैम, या नगर निगम में आवाज़ क्यों नहीं उठाई, इस पे तो हम कुछ विशेष नहीं बोल सकते हैं कि सबकी क्या मंशा है, लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे के पूरक और इन्वॉल्व है उसमें। इसमें एक बहुत अच्छा सा मामला आया था, जो कि कोर्ट नहीं बोला इनको, कि अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया था जबलपुर हाई कोर्ट का मनसुख लाल सराफ जी का। उसमें नगर निगम ने बोला था कि जांच करके सभी कर्मचारियों को बाहर करे, लेकिन नगर निगम ने जांच ही नहीं की। सबसे बड़ी चीज़ है कि नगर निगम ने जांच ही नहीं की। तो नगर उसके निगम के तत्कालीन अगेंस्ट आयुक्त जो थे उस समय, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनने जांच ही नहीं किया है। और नगर निगम ने रिपोर्ट जो पुटअप की कि नगर निगम में 56 कर्मचारी बचे हैं जिनकी इनलीगल अपॉइंटमेंट है और जिनका कोर्ट प्रकरण चल रहा है, लेकिन बाकी के जो कर्मचारी थे उनका नाम ही नहीं भेजा इनने। मतलब नगर निगम कोर्ट की कहीं पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया फिर? नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे अच्छा जजमेंट आया था। आपने जो उमा देवी का एक जी। प्रकरण था 2007 में, आपने भी नाम सुना होगा, अपॉइंटमेंट के संबंधित था। तो इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, सभी को उन्होंने एक बोला था कि अब सभी राज्य अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं सब में जांच करें कि कितने इनलीगल अपॉइंटमेंट हैं, और जो अपॉइंटमेंट है उस पर कार्रवाई करें। उनने कुछ उसकी क्राइटेरिया ही बताई थी कि क्योंकि कुछ कर्मचारी बैकडोर एंट्री आए थे, ये चीज़ कोर्ट को भी पता है, विभाग को भी पता है, लेकिन उसमें भी उनने बैकडोर वाली एंट्री को भी राहत दी थी कि चूंकि बैकडोर एंट्री है लेकिन योग्यता प्रॉपर हो और उसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की गई हो, तो ही बैकडोर एंट्री ले सकते हैं। जैसे 10 साल से कोई पुराना काम करे तो अचानक से आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन कि पर्याप्त योग्यता हो उनके पास और एक पर्याप्त चैनल के थ्रू आए हो। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल नगर निगम है, नगर निगम भी एक संवैधानिक संस्था है जी। और संवैधानिक संस्था होने के नाते उसको संविधान के सारी चीज़ों को फॉलो करना नगर निगम की जवाबदारी है। और नगर निगम संवैधानिक संस्था होने के बाद भी जितनी अपॉइंटमेंट है नगर निगम में, 80% अपॉइंटमेंट जो है वो इनलीगल अपॉइंटमेंट है। अगर आप ढंग से चेक करेंगे तो इनलीगल अपॉइंटमेंट मिलेंगे। यहाँ से कि फर्स्ट क्लास अफसर भी नगर निगम में कई ऐसे हैं कि जो इनलीगल अपॉइंटमेंट पे हैं। इस पे तत्कालीन आयुक्त OP श्रीवास्तव थे, जो ने उमा देवी पे जांच किया था। तो उनने जांच में ये क्लियर दिया था कि हमारे यहाँ 950 कर्मचारी इनलीगल अपॉइंटमेंट हैं। और उनने बोला था कि और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो संवैधानिक बेंच का ऑर्डर था, मतलब एक सिंगल बेंच या डबल बेंच नहीं था, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी संवैधानिक बेंच बैठाने के लिए काफ़ी समय लगता है कि भाई 8-10 साल का समय। ये 2017 में जो ऑर्डर आया था, ये भी बहुत पुराने प्रकरण थे, तो संवैधानिक लगभग 5 जजों के बेंच ने इसको, संवैधानिक पीठ ने इसका जजमेंट दिया था कि जितनी भी इनलीगल अपॉइंटमेंट है सबको बाहर करो। लेकिन नगर निगम में यहाँ 2 साल के लड़के, 4 साल के लड़के, 10 साल के लड़के, 18 साल के, ना तो उनकी कोई क्वालिफिकेशन है, ना तो उनके पास। अब 8 साल का लड़का कैसे अपॉइंट हो सकता है? जी, जी, जी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ना तो कोई क्वालिफिकेशन, ना तो उनका कभी रोजगार कार्यालय में अपॉइंटमेंट हो या कहीं पे भी कुछ भी, मतलब कोई नगर निगम ने एडवर्टाइजमेंट निकाला हो
ठीक है, नगर निगम में अपॉइंटमेंट रूल नहीं थे, 2000 में अपॉइंटमेंट रूल आए। अब 2000 के बाद भी देखेंगे, सन 2000 में नगर निगम में अपॉइंटमेंट रूल बना है, उसके बाद भी नगर निगम में कम से कम 200 कर्मचारी ऐसे हैं जो इनलीगल अपॉइंटमेंट है। और उसमें सबसे मजेदार चीज है कि जो अभी तत्कालीन आयुक्त हैं अपने स्वप्निल वानखेड़े साहब, उनका जो पीए है वो इनलीगल अपॉइंटमेंट है, और उनका पीए है बकायदे, वो दैनिक वेतन पे अपॉइंट कैसे हुआ, ना तो कोई क्वालिफिकेशन, ना कुछ, ना कहीं कोई इंटरव्यू, कुछ भी नहीं उसका, ना तो कोई पेपर। 2000 पेपर में दिखाते हैं 2005 का अपॉइंटमेंट, आते 2007 के सीनियरिटी लिस्ट में उसका नाम नहीं है। 5 में अपॉइंटमेंट कैसे हो गया भाई? जब आप काम कर रही हैं तभी तो आपका नाम होगा ना भाई। आप सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई है 2007 में, उसमें उसका नाम नहीं है, लेकिन जब 2015-16 का सीनियरिटी लिस्ट आता है तो उसमें बकायदे उसका बैकडेट में एंट्री होती है कि 2005 से अपॉइंट है भाई। ठीक है, 2005 भी हम मान लेते हैं, लेकिन 2000 के बाद तो अपॉइंटमेंट का तो रूल ही नहीं था ना, नियम बन गया था। नियम की प्रक्रिया थी कि आप एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, उसके बाद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, जो भी एक आपका जो गाइडलाइन है अपॉइंटमेंट के प्रोसेस है उसके थ्रू आप करेंगे, लेकिन आपने उस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज किया। और इसमें सबसे वजह है कि वो आयुक्त ने, उनको मैंने इस चीज की रिटर्न कंप्लेन भी की, व्यक्तिगत कंप्लेन भी की, व्हाट्सएप पे भी कंप्लेन किया, उसके बाद भी वो उनकी पीए बकायदे उस 4th ग्रेड कर्मचारी को पीए बनाया और क्वार्टर अलॉट किया अपना, मतलब अपने बंगले के बगल में क्वार्टर भी अलॉट है उसको। मतलब नगर निगम में 4th ग्रेड कर्मचारी, 4th ग्रेड भी नहीं बोल सकते, दैनिक वेतन कर्मचारी को क्वार्टर अलॉट है जो कि पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं ये चीज नहीं मिलेगा जो कि नगर निगम में है। और ये ऐसे कई हैं, मतलब एक नहीं है, इनके जैसे नगर निगम में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। जी, तो आपने इतना जब कंप्लेन की इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अब और क्या रास्ता बचता है? देखिए, तो मैंने अभी जितने भी 4th ग्रेड कर्मचारी और 3rd ग्रेड कर्मचारी, इनकी तो कोर्ट केस मैंने फाइल नहीं किया, कुछ 3rd ग्रेड का किया है। मैंने 1st क्लास कर्मचारी और 2nd क्लास कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया है। 2017 में, सॉरी 19 में मैंने पिटीशन लगाया है, और आज 2023 हो गया, मतलब पिछले 5 लगभग 4 साल में नगर निगम ने आज तक रिप्लाई फाइल नहीं किया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और सभी नगर निगम के जाने माने बड़े अधिकारी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अजय शर्मा साहब, कमलेश श्रीवास्तव साहब, जो पूरा सीवर देख रहे हैं, नगर निगम देख रहे हैं, ये सारे इनलीगल अपॉइंटमेंट है। ये सब किसी न किसी नेता के लिंक के थ्रू आए हैं, और जबलपुर को इन लोग, इन्हीं के कारण जबलपुर जो आज के डेवलप नहीं होने के कारण, अंग्रेजों के समय का ये, मतलब आज़ादी के पहले की नगर निगम है, और आज के डेट में भी ये विकसित नहीं हो पाया, कि उसका मुख्य रीजन ये इनलीगल अपॉइंटमेंट है। क्योंकि जब बेटा गलत काम करेगा तो पिताजी कैसे बोल पाएंगे? बिल्कुल। ये बताइए कि जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनमें लोग न्यायालय भी गए होंगे, तो नगर निगम ने उस पर अपना क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे मजेदार चीज कि इसमें मैंने उस पर भी नगर निगम को कंप्लेन किया है, और मैंने उस संबंधित व्यक्ति को भी नोटिस दिया है, कमिश्नर को भी नोटिस दिया है मैंने, तो नगर निगम कमिश्नर ने भी उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। एक अनुपम शुक्ला जी हैं, उनने अपने आप को हाईकोर्ट में केस फाइल किया 2003 में, तो उनने उस समय बताया था कि हम 2018 साल से ऊपर के हैं, लेकिन उस समय उनकी जो अपॉइंटमेंट ही में कोई कागज ही नहीं उनके नाम से। उस समय उनने हाईकोर्ट का भी समय इतना बर्बाद किया कि उनने व्यक्तिगत तौर पे, वो इंजीनियर हो चुके थे, मतलब 13 साल की उम्र में कोई आदमी नौकरी पे आ गया, 76 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, वो न कोर्ट में शपथ पत्र देते हैं कि 1988 में हमारी अपॉइंटमेंट हो गई है, मतलब उससे जब ऐड करेंगे तो 13-14 साल के आसपास आया। तो 13 साल का बंदा कैसे इंजीनियर बन गया? 10वीं नहीं पास कर सकता था। वो हाईकोर्ट में रिप्लाई फाइल किया, हाईकोर्ट में केस फाइल किया है, और बाकायदे केस जीत भी गया, बाकायदे केस जीत भी गया। तो आप अंदाजा लगा सकते नगर निगम ने रिप्लाई क्या फाइल किया, मतलब नगर निगम ने रिप्लाई भी वही फाइल किया जो वो चाहता था। और उसके एक नहीं, टोटल लगभग 12 से 13 प्रकरण हाईकोर्ट में है। तो जांच में ये बात खुलकर सामने नहीं है? देखिए, जांच में खुल के इसलिए बातें नहीं आती हैं कि जो वहाँ पे रिप्लाई फाइल करते हैं, नगर निगम का मुख्य जरिए वही है। कोई कोर्ट में रिप्लाई फाइल करने के लिए गस्टेड अफसर होना चाहिए, और यहाँ पे बाबू लोग फाइल करते हैं रिप्लाई। मतलब हाईकोर्ट के जो गाइडलाइन है उसमें बकायदे लिया है कि गस्टेड अफसर से कोई भी ओआईसी ऑफिसर इंचार्ज होता है, केस के संबंधित ऑफिसर इंचार्ज होगा, और ऑफिसर इंचार्ज वही बनाया जाता है जिसको उस पूरे प्रकरण की जानकारी हो। तो अब ऐसी सी बात है कि सीनियर स्टाफ होगा, और उसमें लिखा भी है कि राजपत्र अधिकारी से कम नहीं होगा। आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे महाधिवक्ता कार्यालय बकायदे बड़ा सा बोर्ड लगा है, उसमें बकायदे लिखा हुआ है कि राजपत्र अधिकारी होना चाहिए। और नगर निगम में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कर्मचारी जाते हैं, रिप्लाई फाइल करते हैं, और चूंकि वो रिश्तेदार हैं तो कैसे गलत फाइल करेंगे, वो उन्हीं के फेवर में फाइल करेंगे। और उसके बाद वो पब्लिक को क्या बताते हैं, हम तो कोर्ट से जीत के आ गए। वो तथ्यों को छिपाने के लिए हम कोर्ट से, ऐसे एक नहीं, नगर निगम ऐसे 50 प्रकरण है, जिसको मैंने अभी वानखेड़े साहब को मैंने अभी एक प्रकरण दिया था, 4 प्रकरण दिए हैं, जिसमें नगर निगम के 2 करोड़ लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपये का गबन किया गया है। वो सभी कर्मचारी 1992 में इनलीगल अपॉइंटमेंट हुए। उसमें कोर्ट ने इनको कहीं नहीं बोला कि इनको पेमेंट किया जाए,
इन लोगों ने क्या किया अपनी साठगांठ से कि प्रत्येक कर्मचारी का जो बना था जिस दिन से अपॉइंट हुए थे उस दिन से लेकर आज तक का डेट का एरियर्स उनको 25 से 26 लाख रुपए दिया गया। वो टोटल पब्लिक फंड सीधे सीधे वहां चला गया, सीधे उनकी जेब में गया ना, उसमें नगर निगम कर्मचारी इन्वॉल्व है। जिस दिन स्वप्निल वानखेड़े साहब अपॉइंट हुए हैं, मतलब नगर निगम जबलपुर ज्वाइन किए, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन के अंदर उनको मैंने ये चार प्रकरण दिए थे जी। तो चारों प्रकरण में सेम स्टोरी है और उस पर भी स्वप्निल वानखेड़े साहब कहीं भी कुछ नहीं। भाई शासन ने, आपने सुना होगा कि एक से अपॉइंटमेंट के लिए एक अपॉइंटमेंट एक्सचेंज होता है गवर्नमेंट का, रोजगार कार्यालय जिसको बोलते हैं इनमें। तो रोजगार कार्यालय में प्रोविजन है कि आप जितने भी जो भी युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वो वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट के लिए अपना आवेदन देते हैं और बाकायदे वहाँ पे उनका रिकॉर्ड पूरा जेन्युइन भरा जाता है। और क्या होता है, शासन को कभी भी एनी हो कभी भी जरूरत पड़ती है तो फिर शासन वहाँ से उठा सकती है। तो नगर निगम के पास भी ये मौका था। शासन ने, मैंने जो जीएडी का, जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जो सारे नियम निर्देश के जो पालन के लिए जो गाइडलाइन जारी करते हैं, उनके गाइडलाइन में मैंने 1956 के, 1988 के, 1973 के, मतलब कई ऐसे गाइडलाइन हैं, उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति बिना रोजगार कार्यालय से डेटा के नहीं किया जाएगा। मतलब आपको यदि आवश्यकता कर्मचारी की है तो आप रोजगार कार्यालय से डेटा मंगाएंगे और आप उनको रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ना तो रोजगार कार्यालय का कोई लेना देना नहीं है। आप रोजगार कार्यालय को नगर निगम बिल्कुल डमी टाइप यूज किया, मतलब कहीं, मतलब मेरे ख्याल से अगर नगर निगम में 100 कर्मचारी को देखेंगे तो 1-8% कर्मचारी रोजगार कार्यालय के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। और जो मैं 4 प्रकरण बता रहा हूँ वो चारों प्रकरण में सेम चीज है कि किसी का भी रोजगार कार्यालय से कोई ऑर्डर नहीं है। जो कि नगर निगम के अपना जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है कॉलोनी सेल, उसमें 2-3 लोग तो 200 लोग तो आई थिंक कॉलोनी सेल में है, जो कि पूरा जो शहर का जो बिल्डिंग बनती है या कॉलोनियाज जो डेवलप होती है उसके परमिशन में है वो। अब वो कर्मचारी वहां परमिशन दे रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकती है कॉलोनियां कैसे डेवलप करेंगे वो, और कितनी उसमें काला पीला जो भी है। और शहर को डेवलपमेंट, जब आप वेल क्वालिफाइड स्टाफ नहीं रखेंगे तो भाई आप कहाँ से प्रगति कर सकते हैं शहर की। और फिर आप बोलेंगे कि ये शासन ने किया, फिर बीजेपी, कांग्रेस या जो भी XYZ पार्टी है सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे। अभी आप देखेंगे तो मैं जहाँ तक जब से स्टडी कर रहा हूँ तो पिछले 10-15 साल से तो बीजेपी ही जबलपुर में है, जब से मैंने अच्छे से होश संभाला है। तो मुझे उसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस भी है तो कांग्रेस भी कोई कमी नहीं की, अभी 5 साल 1-1.5 साल हुए हैं तो इनका भी समझ में आ जाएगा अभी क्या कर रही है। लेकिन खुले तौर पे तो दिख रहा है जिसका सत्ता था उसने क्या किया है। जी, आपने अभी उमा देवी के केस की बात की थी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था तो नगर निगम ने फिर क्या कार्रवाई की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और की तो क्या कार्रवाई? नगर निगम में जितने भी थर्ड क्लास और 4th क्लास कर्मचारी होते हैं उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कमिश्नर होता है, नगर निगम कमिश्नर होता है। और उसके बाद कमिश्नर मेन अथॉरिटी अपॉइंटमेंट का वही होता है, सदन में जाता है, MIC में जाता है, अदर मैटर हो जाता है, लेकिन मेन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नगर निगम कमिश्नर होता है। तो जो उमा देवी का जजमेंट शासन को आया, मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश शासन से नगर निगम को आया। नगर निगम ने बाकायदे जांच किया और अब वो जांच में पढ़ेंगे, आपको मैं ऑर्डर दे दूंगा। अब बाकायदे उनने लिखा है कि 950 दैनिक वेतन कर्मचारी हैं जो कि इनलीगल अपॉइंट हुए हैं जी। और बाकायदे इस पे सिग्नेचर है 4/6/2007 के ऑफिस श्रीवास्तव साहब, अभी जो शायद आई थिंक IAS अवार्ड हो चुके हैं। और ये ग्वालियर में आबकारी के हेड है, MP गवर्नमेंट में, बहुत जाने माने और लेखक भी हैं। इनने बाकायदे लिखा है कि 1 से 1.5% कर्मचारी होंगे जिनको लाभ मिल सकता है नियमितीकरण का, मतलब आपके 99% कर्मचारी इनलीगल अपॉइंटमेंट है जी। तो आपने उनको कार्रवाई न करके बाकायदे उनसे पैसे लेके छोड़ दिया है। अगर आप एक सीधा सा फंड बता रहे हैं प्रैक्टिकली, मतलब उस पर कोई वो नहीं, और मैं उसका प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं समझता हूँ। 950 कर्मचारी हैं, आप उनसे कुछ नहीं करें, वैसे एक सैलरी ले ले, उनकी सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये बनती है। 950 × 10,000 आप करोड़ों में खेलेंगे। बिल्कुल। तो आप समझ रही हैं फिर कौन हल्ला करेगा जी, सभी का फायदा हो रहा है, सभी का। इसमें महापौर हो या जो भी हो, XYZ, मैं किसी के ऊपर वो नहीं लगता, तो साफ इसमें दिख रहा है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सभी न्यायालय की बात करते हैं कि न्यायालय सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला और सुप्रीम कोर्ट के भी संवैधानिक बेंच ने बोला, आप उसकी पालन नहीं कर रहे हो, सीधे सीधा अवहेलना है जी। मतलब आप इसमें क्यों फिर अवहेलना किया आपने, आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है इसमें, स्पष्ट दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट हर चीज की अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पाएगी, इसके शासन इसी के लिए तो होता है जी। जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं योजना, तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाए, और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के मामले में हर चीज सुप्रीम कोर्ट में ही जाना संभव नहीं हो पाता ना। मैंने इस चीज में मध्य प्रदेश न्यायालय को भी मैंने एक पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया।
मैंने जो अपना राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण है, मैंने उनको भी लिख के दिया था कि भाई ये नगर निगम ने 13 साल के लड़के को अपॉइंट किया है, आप इस पे कार्रवाई करें। तो उन्होंने मेरे को लेटर दिया कि मैं वो आपका केस फाइल नहीं कर सकता हूँ। रीजन कुछ नहीं दिया, मतलब नहीं कर सकता हूँ, आप अपील कर दीजिए इसका। बकायदे लिख के दिया कि मैं आपका, क्योंकि जनहित हम फाइल नहीं कर सकते। हमने उस पर उनको तर्क भी दिया था, उसका भी लेटर मैं आपको दे दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जनहित मामले जो हैं कि जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से के थ्रू लिए हैं, तो आप मेरा प्राधिकरण से क्यों नहीं लिखते? जबकि मैंने जब कंप्लेन किया था उस समय मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मैं पिछले डेढ़ साल से लगभग बेरोजगार ही था। तो मैंने उस समय वो दिया था, लेकिन उस पर उन्होंने सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं, जनहित नहीं फाइल कर सकता। मैंने उनको बाकायदे एविडेंस दिए थे, हाईकोर्ट के जो डॉक्यूमेंट फाइनल किया गया था उसमें बाकायदे मैंने वो क्रॉस भी दिए थे कि उसके बाद भी हाईकोर्ट ने नहीं लिया, क्योंकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो एमपीपीएससी के ही थ्रू आता है। मतलब वो भी जहां तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट के थ्रू ही आते हैं, और गवर्नमेंट ही पूरी की पूरी करप्टेड कहीं है, जो मैंने अपने इतिहास में देखा। ये कब आए कैसे आए वो कहानी अलग है, लेकिन पिछले साल से तो ये दिख रहा है मेरे को। पिछले 10 सालों में मैंने जो देखा, मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा, बाकायदे उनको मेल भी किया, उस पर बाकायदे लेटर क्रॉस मेल आया कि इस पर तत्कालीन कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि जो नगर निगम में अपॉइंटमेंट हुए थे वो अवैध थे और नाबालिग लोगों को अपॉइंट, नाबालिग सबसे बड़ी चीज कि भाई आप 6 साल आप बालक का शोषण कर रहे हैं, 14 साल से कम उम्र के लड़के हो तो आप कहीं भी नहीं यूज कर सकते हो, आप नगर निगम जैसी सेवाएं कैसे ले सकते हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये और बताइए कि जबलपुर में नालों की स्थिति बहुत खराब है, तो उस पर आपने काफी अध्ययन भी किया है, तो उसके बारे में। देखिए मैम, नालों का जहाँ तक सवाल है तो पूरी जो ढांचा है, आपको मैंने ये चीज़ बताया कि अपॉइंटमेंट मेन होती है किसी भी चीज़ का, कि जो काम करने वाले लोग हैं किसी भी जगह पे जाएं तो कुशल चीज़ों को देखा जाता है, कि मतलब कोई अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होल्डर मिल जाए ताकि हमारा काम अच्छा हो और जल्दी से हो जाए। अब चूंकि आपके यहाँ पास जो स्टाफ है वो सब अकुशल रखे हैं, मतलब ना तो कोई वेल ट्रेंड क्वालिफाई है ना कुछ है, तो सब भाई भतीजेवाद है, तो कौन कार्रवाई करेगा? आप जो ओमती नाला था 120 फीट के आसपास का था जी। अगर आप देखेंगे तो ये अपना जो जेल वाली पहाड़ी है ऊपर से उस साइड से आ रहा है, बाकायदे यहाँ से हिरण नदी होते हुए नर्मदा जी में जाके मिल जाता है जी। अब उस पर मेन जो ओमती नाला जो सिटी के पास से क्रॉस करता है, आप देखेंगे तो ये आता है सेंट्रल जेल के आसपास से, ये सिटी में इन करता है और फिर बाईपास पे आके निकलता है। तो ये जो आपका स्मार्ट सिटी में जो इन्हें एरिया लिया वो पूरे का पूरे स्मार्ट सिटी का जो एरिया है ओमती नाले के ऊपर लिया। आपने नाले को छोटा कर दिया, ठीक है। नाले के इनकी मतलब राजनीतिक पकड़ भी अच्छी है कि नाले के पास इनने स्पष्ट प्रोविजन टीएनसीपी ने दिया है कि नाले के दोनों तरफ 10-10 फीट की रोडें छोड़ी जाएंगी, जिसमें गार्डनिंग, वृक्षारोपण के लिए और सफाई के लिए छोड़ा जाएगा। अब बता दें कि नाले के ऊपर कहाँ पे वृक्षारोपण सफाई के लिए जगह छोड़ी गई है? अब पूरे ओमती नाले पे इनने उस गलती को छिपाने के लिए पूरा ओमती नाले तो पैक कर दिया। ओमती नाले पे आपने चलने के लिए, अब ओमती नाले के पास में भी अब जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल खुले में बता रहा हूँ कि जहाँ पे फ्लाईओवर लैंड कर रहा है जी। उस लैंडिंग से आप जाएंगे तो उस लैंडिंग पर देखिए पूरे के पूरे लगभग 40 से 50 फीट अतिक्रमण है, जिसमें लोगों ने घर बनाए हैं जी। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उसको तोड़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्योंकि हमारी वो वोट है। भाई उस नाले को साफ करने के बाद आपके पास जगह ही नहीं है। सिटी के अंदर आप ये एक अपना अच्छे खासे डेवलपर जो है वो पूरा अतिक्रमण करके, क्योंकि आपके सब स्टाफ ही वैसे बैठा के रखे हैं ना। आपका नाले का प्रकरण ये है कि नाले के मगर में जब तत्कालीन आयुक्त थे, आई थिंक वेद प्रकाश शर्मा साहब थे आईएएस, तो उनने शासन को ये लिख के दिया था कि मतलब राजपत्र में पब्लिश हुआ था, अब उनने लिख के दिया था, कैसे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन राजपत्र में ये पब्लिश हुआ था कि जबलपुर में बाढ़ की संभावना 90% खत्म हो चुकी है, मतलब 5% भी नहीं बची है। और जबकि आप आज के डेट में देखेंगे कि जबलपुर के पूरे नाले ओपन है। इस संबंध में मैंने लोकायुक्त को भी कंप्लेंट किया था, तो लोकायुक्त ने ये स्पष्ट लिख के दिया है कि जो आपका नाला है उससे जबलपुर की जनता को बिल्कुल ही लाभ नहीं मिल रहा है। लोकायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये लिखी है, लेकिन लोकायुक्त ने भी एफआईआर दर्ज नहीं किया अभी तक, क्योंकि शासन का और बड़े अधिकारियों का प्रेशर ये चीज स्पष्ट लिखा है कि जबलपुर की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। शहर के अंदर के नाले को छोड़ करके शहर के बाहर के नाले को इनने कवर कर दिया। अब चूंकि शहर के अंदर चौड़े नाले और बाहर पतले हो गए तो पानी कैसे निकलेगा? बिल्कुल देसी तरीके से हम बात करें, भाई अंदर चौड़ा है बाहर पतला, कहाँ से निकलेगा? जी बिल्कुल। और ये चीज पूरी आप ओमती नदी नाले में देख ले कि आप जहाँ पे भी नाला देखेंगे एक बीच में नाला बना है, दोनों साइड ओपन है जी। भाई नाला बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो शहर के अंदर की जो गंदगियां हैं, जो मच्छर बीमारी ये सब जो फैलते हैं, ये चीजें बाहर ना निकले। मतलब पब्लिक जो है जबलपुर की जनता वो
जो कि गंदगी से जो बीमारियां होने वाली उससे बचे। तो नाला बनने के बाद से वो ज्यादा बढ़ गई है वो चीजें, क्योंकि नाला आपने पैक तो कर दिया, उसके बगल का जमीन वैसे छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बन गई, इमारतें नहीं, वो भी अतिक्रमण करके बना लिया आपने। और बाकी अभी भी आप देखेंगे जो ओमती नाला, जो मेन ओमती जिसको बोलेंगे अपन, कि नगर निगम से लेकर के अपना चार खंबा ये सब जो रोड जाती है अपना हाई कोर्ट के पीछे पीछे निकल जाती है, पूरा भी आप जाएंगे दोनों साइड में, उसी फोटोग्राफ आपको दे दूंगा, पूरा खुला पड़ा है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो नाले के ऊपर इन लोगों ने जो कार्रवाई की है, एक इंदिरा मार्केट पड़ता है, उस पर भी मैंने कंप्लेन किया है नगर निगम कमिश्नर को, हाई कोर्ट को भी दिया है कंप्लेन उसमें लेटर, कि चीफ जस्टिस उसी से आते हैं। तो मैंने उस पर देख, वो 80 फीट की रोड है, उसके पीछे नाला हुआ करता था, वो नाले को भी इन लोगों ने छोटा कर दिया। वहाँ पे जो दुकानें वो छोटी छोटी हैं, मतलब 10 बाई 15 की, 10 बाई 10 की, 10 बाई 12 की, उस पे सारे शहर के सारे वीवीआईपी क्रॉस करते हैं, और 10 मिनट भी पानी गिर जाए तो इंदिरा पुल पूरा पानी से आपको भर जाता है वो। तो लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं में जो परमिशन लेकर बनाए जाते हैं, तो परमिशन कैसे मिल जाती है, क्या लगता है? देखिए मैम, अगर आप देखें परमिशन तो पूरा मिली भगत वाली कहानी है। शहर के कई ऐसे अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल दबंगई है जिसका वो है, और फ्लाईओवर निर्माण में भी अगर आप देखेंगी तो फ्लाईओवर निर्माण में भी आपको दिखेगा, एक रानीताल में बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है जी। उस बिल्डिंग का आप कॉलम देखेंगे रोड पे आ चुका है, वो तो अभी नई बिल्डिंग बन रही थी, उसके सामने तो आपको मिनिमम स्पेस छोड़ना ही था ना, लेकिन नहीं छोड़ा गया, क्योंकि किसी न किसी बाहुबली का होगा या किसी न किसी ऐसे जनप्रतिनिधि से मिला हुआ होगा, ताकि उस पर आप कुछ कार्रवाई ना कर सके। और नाले के ऊपर शासन ने कई बार बोला है कि नाले के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाले की जो भूमि है शहर के बीच में है और बहुत बेशकीमती भूमि है, अगर उस भूमि पर अतिक्रमण कराया जाएगा तो वो जवाबदारी आयुक्त नगर निगम की होगी। ये चीज़ 2011-12 से शासन ने अपने जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में बाकायदे नोटशीट पे उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पूरे शहर के जितने भी नाले थे सब अतिक्रमण से भर दिए हैं। जी बिल्कुल। तो और आप बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स के लिए कि सबको जागरूक होना पड़ेगा, किसी एक के जागरूक होने से कुछ भी नहीं हो सकता है, और जब तक सब जगेंगे नहीं तब तक किसी का भी भला नहीं हो सकता है। जो भी हैं जनप्रतिनिधि या कोई भी है, मैं किसी को आरोप नहीं लगाता हूँ, सब व्यक्तिगत फायदे के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कोई नहीं कर रहा है जी। केवल एक जनता के लिए लॉलीपॉप है कि हमने आपको दे दिया और आप वो करें। आप किसी भी मैटर पे उठा के देख ले, खास करके नगर निगम में बात करें तो नगर निगम में सीवरेज का काम हो चुका, कभी सक्सेस नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ, ना होगा। 2007 से काम सीवर का चल रहा है, आज 2023 हो गया, लगभग 15 साल। एक मैकेनिकल इक्विपमेंट की उम्र होती है, जिसे शासन नितिन गडकरी साहब ने बोला था कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, तो नगर निगम ने वो जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है ना वो कागज में ही खा गए होंगे, ताकि वो सीवर भी आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सीवर भी डिजाइन ही 30 साल की है। तो भाई अब 15 साल क्रॉस कर चुके हैं, 15 साल और बचे तो अपन देख लेंगे, तब तक वो कागज में सीवर बन रहा है और कागज में पैक हो जाएगा, और उस पर लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च हो चुका है। और आप देखेंगे जब सीवर लाइन का काम स्टार्ट हुआ था उस समय आपके हाउस रेंट जो नगर निगम टैक्स लेती थी उसका अमाउंट क्या था और आज के अमाउंट क्या है, कम से कम 3 से 4 गुना नगर निगम का टैक्स बढ़ा चुकी है, पब्लिक के ऊपर उसका बर्डन डाल रही है, और उसका कोई फायदा नगर निगम जबलपुर पब्लिकों को नहीं हो रहा है। केवल नर्मदा जल के नाम पे, इसके नाम पे हम कर रहे हैं, किसी को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। थोड़ा बहुत पानी का बेटर हुआ है, लेकिन सीवरेज के लिए और नाले में कोई तरक्की कहीं नहीं जबलपुर में जी। आज के डेट में भी अगर 3 घंटे पानी भर जाए तो कोई भी एरिया हो डूब जाता है जी। तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि जनता जागरूक नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, प्लस जनता जब तक जागरूक नहीं होती तो कुछ नहीं होगा। कानून तो ये भी है कि पारदर्शिता रखी जाएगी, तो जब कोई पूछने जाए तो उन्हें बकायदा हर चीज की जानकारी दी जाएगी, लेकिन जब पूछने ही कोई नहीं जाएगा। देखिए तो मैम, पारदर्शिता अलग अलग प्रकार की है। एक पारदर्शिता होती है कि अगर हम अच्छे हैं तो हम सारी पारदर्शिता, डिपार्टमेंट अच्छी है तो सारी चीज़ अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराएगी, लेकिन अपना नगर निगम वेबसाइट खोलिए कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ें इलीगल है ना। जब हम गलत हैं तो हम कभी भी सही का सहयोग तो कर ही नहीं सकते हैं जी, क्योंकि हम हमेशा गलत वाले का ही सहयोग करेंगे, ताकि वो हमको आगे चल के बताएगा कि भाई तुम भी गलत थे हम भी गलत हैं, अपन दोनों लोग मिलके करें, बाकी सब यही कर रहे हैं। हाँ, आप हमारी छुपा लो, हम आपकी छुपा लें, दोनों मिलके करते रहेंगे। और यही जबलपुर का यही इतिहास है। जितने भी नगर निगम कमिश्नर आए, मैं तो फैक्ट आपके चैनल के थ्रू बोलना भी चाह रहा हूँ, मेरे को उससे कोई आपत्ति भी नहीं है कि सब केवल पैसा बनाए हैं जबलपुर में आके और कुछ नहीं किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस वीडियो में आने के लिए और आपने मौका दिया इतनी खुलकर अपनी बात रखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ए.के. सिंह जी से, जिन्होंने आज नगर निगम की काफ़ी परतें खोली हैं, और इसी तरह और भी राज उजागर करने के लिए हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।